हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कल हमने केसीएल पढ़ा था, किरचॉफ्स करंट लॉ। ठीक है स्टूडेंट, आज हम फिर हमने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे, कुछ क्वेश्चन देखे थे केसीएल के, किरचॉफ्स करंट लॉ के। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये हमें एक सर्किट, ये हमें कई सारी ब्रांचेस दे रखे हैं। यहाँ पे क्या, यहाँ पे तीन हमारी क्या जंक्शन है। ठीक, ये मान लो कोई सर्किट है। ठीक, इसमें क्या कोई हमारा नेटवर्क है, इसमें तीन हमारे क्या जंक्शन है। एक जंक्शन ये है, यहाँ देखो मिनिमम 3 ब्रांच ऐड हो रही मिल रही हैं यहाँ पे, तो ये एक जंक्शन बना। यहाँ पे भी मिनिमम 3 ब्रांच है, 1 2 3, ये भी जंक्शन बना। 1 2 3, यहाँ भी मिनिमम 3 ब्रांच है, ये भी जंक्शन बना। तो ये कह रहा है हमें आई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये जो आई है ना, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, इस करंट का मान बताना है। ठीक है, इस आई का मान बताना है। ठीक है, तो आई का इसका मान निकालने के लिए हमें क्या है, देखो हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, इस आई का मान निकालने के लिए हमें देखो ये सारी वैल्यू तो दे रखी हैं, लेकिन इसकी और इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक हम इसको क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक, तो सबसे पहले जंक्शन ए पर केसीएल अप्लाई करेंगे। ठीक, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इनकी वैल्यू भी पता होना चाहिए ना। ये अननोन वैल्यू है, पहले इनकी वैल्यू तो पता चले हमें, तभी तो इसकी निकालेंगे। तो अप्लाई केसीएल, केसीएल मतलब किरचॉफ करंट लॉ एट जंक्शन। इसको नोड भी बोल सकते हैं ना, नोड में मिनिमम 2 ब्रांच होना चाहिए, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। ठीक, तो इनको नोड भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, एट जंक्शन या नोड ए। ठीक, तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ के नियम के अनुसार क्या होता है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग होता है। संधि की ओर कौन कौन सी आ रही हैं, केवल 8 एम्पियर आ रही है ना, तो 8 और कोई दूसरी नहीं आ रही, तो केवल 8 एम्पियर आ रही है। ठीक, इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, कौन सी दूर जा रही है, ये जा रही है और ये जा रही है, तो I1 प्लस 1.5। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 8 माइनस 1.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, I1 इक्वल टू 6.5 एम्पियर। ठीक, तो हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब क्या है, अब देखो इसकी वैल्यू पता चल गई, ये कितनी 6.5। अब इससे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी ना, तो अप्लाई केसीएल एट जंक्शन बी। ठीक, जंक्शन बी पर अब केसीएल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, आने वाली धाराओं का योग, जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ठीक, तो जंक्शन की ओर कौन सी आ रही है, ये आ रही है I1 इक्वल टू, जंक्शन से दूर कौन सी जा रही है, केवल यही आ रही है ना, तो केवल I1 लेंगे। जंक्शन से दूर कौन सी जा रही है, I2 प्लस 4.5, तो I2 प्लस 4.5, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। 6.5 इक्वल टू I2 प्लस 4.5, तो I2 इक्वल टू 6.5 माइनस 4.5। ठीक, तो कितनी आ जाएगी ये, 2 एम्पियर। ठीक, तो I2 की वैल्यू आ गई निकल के 2 एम्पियर। ठीक है, तो इतना आ गया हमारा। अब क्या, इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई, I2 की वैल्यू भी हमें पता चल गई। अब क्या करेंगे, अब I की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं हम। ठीक, तो अब I की वैल्यू निकालने के लिए केसीएल को जंक्शन सी पर अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखो अप्लाई केसीएल एट जंक्शन
सी। तो क्या होगा, संधि की ओर आने वाली धाराएं कौन सी हैं, I2, ठीक। I2 कितना है, 2 एम्पियर, ठीक है, प्लस और कोई नहीं आ रही, अब दूर जा रही है तो इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा कौन सी है, I प्लस 1 एम्पियर प्लस I, ठीक। तो 1 एम्पियर प्लस I, ये क्या है, हमारी I2 है। I2 की हमने डायरेक्ट वैल्यू लगा दी है, हमारी कितनी आई थी निकल के, 2 एम्पियर, ठीक है। तो I इक्वल टू 2 - 1, तो I इक्वल टू कितनी आ गई, 1 एम्पियर। तो इस प्रकार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरीके से KCL अप्लाई करके हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने I की वैल्यू निकाल ली, पहले इसको निकाला यहाँ अप्लाई करके KCL, फिर इसको निकाला यहाँ KCL अप्लाई करके, फिर हमने इसको निकाल लिया यहाँ पे KCL अप्लाई करके, ठीक। इसी तरीके से सारे करते हैं, ठीक। एक बार देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिक्स एम्पियर, ठीक। I2, I1, टू एम्पियर, फोर एम्पियर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में क्या रहा है, करंट I1 का मान बताओ, ठीक है। तो क्या निकालना है, करंट I1 का मान निकालना है, ठीक। ठीक है, चलिए करते हैं। ये क्या है, जंक्शन है, जंक्शन को हम मान दे रहे हैं, कोई जंक्शन हमारा J है, ठीक। कोई जंक्शन हमने J मान लिया, ठीक। आप क्या करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई KCL एट जंक्शन J, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू KCL संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, ठीक। ठीक है, समेशन ऑफ अपकमिंग करंट टूवर्ड जंक्शन शुड बी इक्वल टू समेशन ऑफ लीविंग करंट फ्रॉम जंक्शन, ठीक। ठीक, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, तो जंक्शन की ओर कौन कौन सी आ रही है, सबसे पहले देखेंगे तो 2 एम्पियर और I1 आ रही है ना। तो जंक्शन की ओर I1 प्लस 2 एम्पियर किसके बराबर होना चाहिए, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। जंक्शन से दूर कौन कौन सी जा रही हैं, 6 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस I2। इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा उसमें बताया था कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी धाराओं का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, ठीक। तो हम अलजेब्रिक सम भी निकाल सकते हैं। तो उसमें मैंने बताया था जंक्शन की ओर आती हैं उनको पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से दूर जाती हैं उनको नेगेटिव लेंगे। तो ऐसे करके देखते हैं, इनका अलजेब्रिक सम निकालते हैं। तो जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का पॉजिटिव लो, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं को नेगेटिव लो, और इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा, ठीक। 0 होना चाहिए। ये कहता है ना करंट, किरचॉफ का करंट लो, कि किसी जंक्शन पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होना चाहिए। जंक्शन की ओर आती है उनको हम पॉजिटिव लेते हैं, जंक्शन से दूर जाती है उनको नेगेटिव लेते हैं।
तो हमने ये क्या लिया, अलजेब्रिक सम ले लिया, जंक्शन की ओर आने वाली को पॉजिटिव ले लिया, जंक्शन से दूर रहने वाली को नेगेटिव ले लिया, ठीक, इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया, ठीक। तो यही निकल के आ जाएगा, देखो ये I1 है, 2 + I1 इक्वल टू 6 + 4 + I2। बात वही आ गई ना, यही आ गई ना, जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू जंक्शन से दूर रहने वाली धाराओं का योग, ठीक। तो ऐसे कर सकते हैं हम। तो हमें क्या निकालना है, I1 निकालना है ना, I1 इक्वल टू ये कितना हो गया 10, तो 10 - 2 + I2, ठीक। तो I1 इक्वल टू ये कितना बचा 8 + I2, तो I1 की वैल्यू इतनी आ गई 8 + I2 एम्पियर है। इतना भी रहने दो, अगर क्वेश्चन में भाई केवल I1 पूछा तो हम इतना रहने दे सकते हैं, अगर हम, ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक ठीक, क्योंकि और दे नहीं रखा है ना भाई। I2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, I2 की वैल्यू यहाँ से कैसे नहीं निकाल सकते ना। ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना एम्पियर, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। I1 इक्वल टू ये आ गया, ठीक, और यही बुक में आंसर दे रखा है, ठीक है, यही आंसर बुक में दे रखा है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, I1 इक्वल टू ये आ जाएगा। तो यहाँ से I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, I1 - 8 आ जाएगा, ठीक। तो केवल I1 की वैल्यू पूछी तो हमने I1 निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन है 20 एम्पियर, 12 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये पता नहीं क्या, ठीक, ये नहीं, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। 4 एम्पियर, ये भी पता नहीं क्या, इसकी वैल्यू भी नहीं दे रखी है। 18 एम्पियर, I3, तो इसका मतलब ये I1 होगा, ये I2 होगा, ठीक। अगर ये I3 दे रखा है, जाहिर सी बात है, ये 11 एम्पियर और ये 2 एम्पियर, ठीक। जंक्शन A, जंक्शन B, जंक्शन C, ठीक। ये इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, I3 का मान बताओ, I3 का मान बताओ, ठीक। हमें क्या निकालना है, I3 का मान निकालना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करना आप लोग, ये बहुत आगे चल के आपके बहुत काम में आएंगे, ये कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, KCL पे। तो जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए काम आएगा, जो लोग नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो वो ऐसे ही पास हो जाएं, और जिनको नॉलेज चाहिए वो पढ़ें, ठीक। तो हमें देखो I3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हमें देखो ये जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है भाई, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस C जंक्शन पर जितनी करंट आ रही है यहाँ से, या इसकी तरफ आ रही है, इससे दूर जा रही हैं, तो हमें क्या है, उन सब की वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमें इन सब की वैल्यू तो पता है, लेकिन I2 की वैल्यू नहीं पता है, तो I2 की वैल्यू हमें निकालनी होगी पहले, ठीक है। उसके बाद I2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, इस जंक्शन की ओर जितनी करंट आ रही है या इससे दूर जा रही है, उन सब की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। तो इस जंक्शन की ओर भाई ये है, ये दूर जा रही है, ये इसके पास आ रही है, तो इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको निकालने के लिए इसकी वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए
यहाँ की हमें सारी वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इसको स्टेप बाय सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस पर केसीएल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इस पर केसीएल अप्लाई करेंगे, उसके बाद इस पर केसीएल अप्लाई करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अप्लाई केसीएल एट जंक्शन ए। ठीक है, तो जंक्शन ए पर केसीएल अप्लाई करा हमने। तो देखो अकॉर्डिंग टू केसीएल, केसीएल क्या कहता है, किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होना चाहिए। तो संधि की तरफ कौन सी आ रही है, देखो केवल 20 एम्पियर आ रही है, बाकी सब संधि से दूर जा रही है। देखो है ये सब दूर जा रही है, ये वाली आ रही है। तो 20 एम्पियर शुड बी इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग, तो 12 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर प्लस I1, ठीक ठीक, ये होना चाहिए ना, ठीक है। संधि से दूर जाने वाली 12 प्लस 10 प्लस I1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इक्वल टू ये कितना हो गया, 22 प्लस I1, ठीक है। तो I1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो I1 इक्वल टू 20 माइनस 22 मतलब माइनस के 2 एम्पियर। I1 आ रही है हमारी माइनस के 2 एम्पियर, बात समझ में आ गई। I1 माइनस में आएगी ना, इसको यहाँ भेजोगे तो माइनस में आ जाएगा ये, ठीक। तो I1 कितना आ गया, माइनस के 2 एम्पियर, ठीक। ये हमें I1 पता चल गया, माइनस का 2 एम्पियर है ये, ठीक है। चलिए अब क्या, अप्लाई केसीएल एट नोड बी, ये अप्लाई एट जंक्शन बी। तो अप्लाई केसीएल एट जंक्शन बी। तो हमें मालूम है अकॉर्डिंग टू केसीएल जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का योग जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो जंक्शन की ओर कौन कौन सी आ रही हैं, I1, जंक्शन से दूर कौन सी जा रही हैं, 4 और I2, ठीक। तो जंक्शन की ओर आने वाली धारा है I1 इक्वल टू जंक्शन से दूर 4 प्लस I2, ये जंक्शन से दूर जा रही है, ये देखो, ठीक है, ये जंक्शन की ओर आ रही है। तो I1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4 प्लस I2, और I1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं माइनस के 2 एम्पियर। तो माइनस के 2 इक्वल टू 4 प्लस I2, ठीक। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 2 माइनस के 4 इक्वल टू माइनस के 6 एम्पियर, ठीक है। ठीक, अब क्या देखो, ये वाली भी करंट पता चल गई हमें। अब क्या करेंगे, हम इस पर केसीएल अप्लाई करेंगे, फिर हमारी ये निकल जाएगी, ठीक। तो इस पर केसीएल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखो अप्लाई केसीएल एट जंक्शन सी, ठीक। अब हमें मालूम है, देखो जंक्शन सी पर, जंक्शन सी की ओर संधि की ओर आने वाली धाराएं कितनी हैं भाई, केवल I2 है, ठीक। और इससे दूर वाली जाने वाली धाराएं ये सारी हैं, ठीक है। तो I2 इक्वल टू ये इन सब का समेसन, ठीक। बात समझ में आ गई। जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं का योग किसके बराबर होना चाहिए, जंक्शन से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर। तो जंक्शन की ओर ये आ रही है केवल, बाकी I2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 18 प्लस 11 प्लस 2 प्लस I3, ठीक। तो I3 की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो I2 इक्वल टू 18 प्लस 11 प्लस 2 प्लस I3, ये होना चाहिए ना। और इसकी वैल्यू हमें मालूम है, हमने निकाली थी, कितनी आई थी हमारी, माइनस के 6 एम्पियर, ठीक। तो I2 इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस के 6 इक्वल टू ये कितना हो गया, 31 प्लस I3,
I3 इक्वल टू 6 माइनस 31, कितना हो जाएगा ये? I3 इक्वल टू माइनस के 37 एम्पियर। तो ये हमारी माइनस में आई, ठीक। तो माइनस में आ सकती है करंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो करंट माइनस में आती है इसका मतलब क्या है, वो सप्लाई सोर्स क्या कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है। कोई भी करंट अगर माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, हमारी करंट सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, ठीक। इसका मतलब हमारा कोई भी सप्लाई सोर्स, कोई भी वोल्टेज सोर्स है, वो करंट को ले रहा है, ना कि दे रहा है, ठीक। भाई कोई भी सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स, वो क्या करता है, करंट को सप्लाई करता है ना, ठीक। अगर करंट माइनस में आ रही है तो इसका मतलब वो सप्लाई ना करके उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक, उसको ले रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस के 37 एम्पियर, ठीक। ठीक है, तो ये माइनस का 37 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। चलिए, ठीक। अब ये सारे हमारे क्या है, केसीएल और केसीएल पर आधारित कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी हमने क्या पढ़ा था, केसीएल पढ़ चुके हैं, और केसीएल पर कुछ, केसीएल से बेस्ड कुछ, केसीएल से रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल देखे थे, ठीक। उनमें क्या था, आई की वैल्यू निकाली थी हमने। अब क्या है, किरचॉफ का करंट लॉ था, ये है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, वोल्टा का नियम, या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर इसको बोलते हैं केबीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक। वो क्या था, हमारा करंट से रिलेटेड था, तो करंट लॉ कहा था हमने उसे, ठीक। वहाँ पे क्या था, किसी जंक्शन पर मिलने वाली सारी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 था, ठीक। देखते हैं यहाँ क्या, ये क्या बता रहा है। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद विद्युत परिपथ, मतलब किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट की सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम 0 होता है। बात समझ में आ गई? वहाँ पे क्या था, किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 था। वहाँ पे धाराओं का बीजगणितीय योग 0 था, वो धारा का नियम था या करंट का नियम था, इसलिए करंट का बीजगणितीय योग 0 था वहाँ पे। ये क्या, वोल्टेज का नियम है। तो यहाँ क्या कह रहा है, किसी बंद विद्युत परिपथ की सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 रहता है। कोई हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई क्लोज सर्किट है, ठीक है। कोई भी सर्किट तब होता है जब वो क्लोज होता है, ठीक। तो कोई क्लोज सर्किट है, उसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो उस सर्किट में जितने भी वोल्टेज होंगे हमारे, ठीक, वहाँ पे जितने भी वोल्टेज होंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी वोल्टेज लगे होंगे, उन सब का जो अलजेब्रिक सम होगा वह 0 होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक। तो यही बता रहा है, किसी बंद विद्युत परिपथ की सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, मतलब किसी क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट की सभी वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है। बात समझ में आ गई? मान ले हमारे हमारा कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें n हमारे वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक, n वोल्टेजेस लगे हैं, तब क्या होगा, V1 + V2 + V3 Bn तक, ठीक। ये सारे, इन सब का अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ दिखा दिया अलजेब्रिक सम ऑफ n नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स इक्वल टू 0, ठीक। तो n की वैल्यू कितनी भी हो सकती है वो, ठीक है। तो हमने दिखा दिया n इक्वल टू 1 2 3 एक्सेट्रा कितनी भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी बंद विद्युत परिपथ में सभी वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 होता है, ठीक। इसको हम दिखा दिया अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू 0, ठीक। तो कितने भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं, वो हमने दिखा दिया n इक्वल टू कितने भी नंबर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, अलजेब्रिक सम यहाँ पर वोल्टेज का 0 होता है। केसीएल में क्या था, किरचॉफ करंट लॉ में मिलने वाली जंक्शन पर मिलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम 0 था। यहाँ पे क्या है, वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम 0 है, ठीक।
आप लोगों में जो इंटर करके आए 12 करके आए हैं, ठीक है, पीसीएम से, तो उन लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा केवीएल और केसीएल, ठीक है। तो वो जो भी पढ़ा आपने, जैसे भी पढ़ा, अब यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भूल जाइए जो आप 12 में पढ़ गए हैं। यहाँ देखिए, ठीक है, ये बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करंट और कोई हमारा रेजिस्टेंस और उसमें फ्लो होने वाली करंट का वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसको अभी भूल जाइए, केवल इतना देखिए, ठीक, जितना हम बता रहे हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू केवीएल, ठीक, इतना देखिए। 12 वाला आप भूल जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको अब आगे। मान लिया हमारा कोई सर्किट है ये, ठीक, कोई हमारा बंद सर्किट है। बंद का मतलब कोई भी ओपन सर्किट ना हो, करंट उसमें फ्लो हो सके आराम से। तो ये सर्किट है, ठीक, जिसमें R1 R2 R3 3 रजिस्टेंस लगे हैं, ठीक, और एक B वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ा गया है। बात समझ में आ गई। तो जब इससे जोड़ेंगे, इस सर्किट को वोल्टेज सोर्स से जोड़ेंगे, B वोल्ट के वोल्टेज सोर्स से, तब क्या होगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल से इसमें करंट फ्लो होगी, नेगेटिव टर्मिनल से वापस आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो होती है तो यहाँ पे वोल्टेज क्रिएट होगा। मान लिया यहाँ पे R1 के अक्रॉस B1 है वोल्टेज, R2 के अक्रॉस B2 है और R3 के अक्रॉस हमने मान लिया B3 है, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो हम इसकी क्या है, पोलरिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है कौन सा नेगेटिव। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि जब करंट हमने पढ़ी थी तो करंट हमेशा, हमारी जो करंट फ्लो होती है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है करंट, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, डीसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हमेशा करंट फ्लो होगी। तो ये हमारा जो R1 है, R1, तो R1 में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन के लिए फ्लो हो रही है ना भाई। R1 में करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, यहाँ से बाहर आ रही है, यही तो हो रहा है, यहाँ से फ्लो हो रही है, और ये हमारी यहाँ से आई बाहर आ रही है, यही तो हो रहा है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा करंट फ्लो होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक। तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे जो इसके अक्रॉस B2 आया हमारा, ठीक, तो यहाँ देखो, यहाँ से एंटर हो रही है करंट इस रजिस्टर में और यहाँ से बाहर आ रही है, ठीक, लीव कर रही है। बात समझ में आ गई। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट आती है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसी तरीके से यहाँ करंट एंटर हो रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। बात समझ में आ गई। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा इस वोल्टेज का। अब हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू केवीएल, किरचॉफ के वोल्टेज के नियम अनुसार किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं, जितने भी वोल्टेज होते हैं, उन सबका एल्जेब्रिक सम 0 होता है, ठीक। तो इसको हम निकालेंगे, ठीक, कैसे। अब ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हम कैसे अप्लाई करते हैं केवीएल, ठीक है। अब तक जितना पढ़ा आपने उसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए। यहाँ जो हम बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक। कैसे अप्लाई करते हैं केवीएल, ये देखते हैं। अप्लाई करने के लिए हमें क्या रहता है, एक जो क्लोज परिपथ होता है, इसको बोलते हैं लूप, ठीक है, ये मैश बोलते हैं, ठीक। मैश और लूप में अंतर होता है, वो चलिए कभी फिर डिसाइड करेंगे क्या अंतर होता है, फिर डिस्कस करेंगे। अभी ये देखिए, ये कोई बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक। तो उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें चक्कर लगाना पड़ता है, एक राउंड लगाना पड़ता है, ठीक, एक राउंड काटना पड़ता है। किसी भी बंद इलेक्ट्रिकल सर्किट में केसीएल अप्लाई करने के लिए उसमें हमें चक्कर लगाना पड़ता है। मान लें हम किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं, हम इस डायरेक्शन में घूम लें या फिर इस डायरेक्शन में घूम लें, ठीक। हमें क्या करना पड़ता है, कहीं से हम शुरू करते हैं तो वहाँ पे मान लो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इस वाले टर्मिनल से शुरू कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मान लो नेगेटिव टर्मिनल से शुरू कर रहे हैं, तो घूम के हम दोबारा नेगेटिव टर्मिनल की ओर आ जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ से शुरू करते हैं हम वहीं आ जाते हैं वापस। बात समझ में आ गई। इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो जहाँ से घूमते हैं लौट फेर के हम वहीं आ जाते हैं। तो केवीएल अप्लाई करने से पहले हमें परिपथ के अंदर एक चक्कर लगाना पड़ता है, घूमना पड़ता है। तो हम घूम रहे हैं, ठीक। अब एक ठीक, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केवीएल इन सर्किट 1। इस सर्किट 1 में केवीएल हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, अब ये वोल्टेज की पोलरिटी कैसे लेते हैं जब हम घूमते हैं किसी सर्किट में। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है देखने वाली कि हम वोल्टेज की पोलरिटी कैसे लेंगे, माइनस और पॉजिटिव कैसे लेंगे, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन कब लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक। जब अब तक आप जो पढ़ चुके हैं उसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो देखो जब हम चक्कर लगाते हैं ना, तो जो साइन वोल्टेज सोर्स का जो साइन हमारे बीच आता है उसको ही हम ले लेते हैं।
मान लिया हमने ऐसे चक्कर लगाया तो ये वाला वोल्टेज सोर्स हमारे सबसे पहले आ रहा है, ठीक। मान लो यहाँ से हम घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, तो यहाँ से घूम रहे हैं, तो मान लो सबसे पहले ये हमारे रास्ते में ये वाला आ रहा है। तो वोल्टेज सोर्स का जो टर्मिनल हमारे रास्ते में आएगा सबसे पहले हम वही साइन ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज सोर्स का नेगेटिव आ रहा है ना हमारे रास्ते में, तो हम इसको ले लेंगे माइनस का V, ठीक। तो ये हमने क्या ले लिया, ऐसे हमने चक्कर लगाया, क्लॉकवाइज घूमे, ये क्लॉकवाइज है ना, इसमें हम क्लॉकवाइज घूमे, तो सबसे पहले इस वाले वोल्टेज को लेंगे हम, ठीक। किसी को इसको ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक। तो मान लिया हमारे रास्ते में ये आ रहा है सबसे पहले, तो इसका हमारा नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है रास्ते में, तो क्या ले लेंगे, इसके नेगेटिव टर्मिनल को ले लेंगे। हमने क्या ले लिया, माइनस का V, इसके नेगेटिव साइन को ले लेंगे माइनस का B। उसके बाद घूमो, इस वाले का काम ख़त्म। उसके बाद घूमे, ये वाला वोल्टेज सोर्स आ रहा है हमारे रास्ते में, ये वोल्टेज हमारे रास्ते में आ रहा है। तो इस वोल्टेज का कौन सा टर्मिनल हमारे रास्ते में आ रहा है, देखो ये पॉजिटिव, तो ये क्या कर लिया हमने, प्लस V1 आया ना हमारे रास्ते में। भाई ऐसे घूमे, पहले ये आया तो ये नेगेटिव वाला पहले आ रहा था हमारे रास्ते में, तो हमने माइनस का V ले लिया, बात सही है। अब उसके बाद ये घूमे, तो अब ये वाला V1 आ रहा है, तो V1 का पॉजिटिव हमारे रास्ते में पहले आ रहा है, तो ये हमने क्या ले लिया, प्लस का B1, ठीक। उसके बाद घूमे, फिर ये B2 हमारे रास्ते में आया, तो इसका पॉजिटिव हमारे रास्ते में आया पहले, तो ले लिया प्लस B2, ठीक। फिर घूमे, ठीक है, फिर ऐसे घूमे, फिर B3 हमारे रास्ते में आया लास्ट में, फिर B3 का सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल हमारे रास्ते में आया, तो इसको क्या लेंगे हम, प्लस B3, ठीक। तो इस तरीके से घूमे, तो पहले माइनस का साइन हमारे रास्ते में आया, पहले ये वाला वोल्टेज सोर्स था, इसका माइनस साइन हमारे रास्ते में पहले आया, तो माइनस का V ले लिया। उसके बाद घूमे, ये हमारे रास्ते में आया, तो इसका पॉजिटिव साइन पहले हमारे रास्ते में आया, तो प्लस का V1 ले लिया। फिर घूमे, फिर इसके बाद ये वाला हमारे रास्ते में आया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे सामने आया, ठीक, तो प्लस B2 ले लिया। उसके बाद सबसे लास्ट में ये हमारे रास्ते में आ रहा है, लेकिन इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमारे रास्ते में पहले आ रहा है, तो प्लस का हमने B3 ले लिया, ठीक। तो ये अलजेब्रिक सम, सारे हमारे जो वोल्टेज सोर्स थे उनका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये हमने मान लिया। बात समझ आ गई, यही हमारा KVL कहता है। तो इस तरीके से अप्लाई करेंगे KVL, ठीक है। इसको बहुत ध्यान में रखना, इस तरीके से अप्लाई करोगे बहुत आसान हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है, चाहे कितना ही खतरनाक सर्किट क्यों ना हो, ठीक। इस तरीके से पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है। अब देखो, हम इसको हम ऐसे कर सकते हैं, B=B1 + B2 + B3, ठीक। हमने इसको इस तरीके से कर लिया, B1 को वहाँ लेगा तो B को वहाँ लेगा, B=B1 + B2 + B3, ये आ गया, ठीक। अब हम जानते हैं कि B= होता है W/Q, एनर्जी अपॉन कूलम, ठीक, ये होता है ना। तो B को क्या लिख सकते हैं, W/Q, V1 को W1/Q, B2 को W2/Q और B3 को W3/Q, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि B= होता है W/Q, ठीक। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा कॉमन लेके, तो W= क्या हो जाएगा, W=W1 + W2 + W3। बात समझ में आ गई। ये क्या एनर्जी है हमारी, मतलब जितनी एनर्जी इस सप्लाई सोर्स ने, ये जितनी एनर्जी इस वोल्टेज सोर्स ने सप्लाई करी, ठीक है, किसी भी इस कूलम चार्ज को इस वोल्टेज सोर्स ने जितनी एनर्जी सप्लाई करी यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक, वो किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी यहाँ और यहाँ खर्च हुई। बात समझ में आ गई। तो W= क्या है, W1 + W2 + W3। इसका मतलब क्या है, जितनी एनर्जी वोल्टेज सोर्स ने सप्लाई करी वो किसके बराबर होगी, जितनी एनर्जी यहाँ पे खर्च हुई, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो KVL होता है किस पर बेस्ड होता है, KVL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। KVL हमारा ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक। KVL क्या होता है, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। KVL इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और KCL क्या था, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वो चार्ज के संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित था। ये हमारा एनर्जी के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये हो गया हमारा किरचॉफ का वोल्टेज नियम। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक। इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत आसान हो जाएगा KVL, वरना उसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें करंट की डायरेक्शन कैसी लेनी है, कौन सा पॉजिटिव लेना, कौन सा नेगेटिव। तो इस तरीके से जो पढ़ा है ना, इसको समझ लो तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो आज हमने पढ़ा KVL। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।